गेटवे ऑफ इंडस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप देखेंगे कि डायमेंशनिंग टेक्निक क्या होता है और डायमेंशनिंग सिस्टम क्या होता है। यह एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको पढ़ लेने के बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग में मार्क्स उठाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। यही वह चैप्टर है जो आपको मार्क्स गेन करने में सहायता करेगा। अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा अगर यह चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़ लेते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि डायमेंशनिंग सिस्टम क्या होता है। आइए देख लेते हैं डायमेंशनिंग सिस्टम। यह है सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग दो सिस्टम में किया जाता है, एक एलाइन सिस्टम में और दूसरा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में। डायमेंशनिंग करने के दो सिस्टम है, एक एलाइन और दूसरा यूनिडायरेक्शनल। तो एलाइन सिस्टम में डायमेंशनिंग जो है किस तरीके से दिया जाता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्राइंग में डायमेंशनिंग हेतु इसी सिस्टम का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। इसमें ड्राइंग को नीचे से या दाहिने साइड से पढ़ा जाता है। इसमें माप डायमेंशन लाइन के ऊपर दिया जाता है। यह जो एलाइन सिस्टम है इसी सिस्टम में अधिकतर डायमेंशनिंग किया जाता है। ठीक है, जो डायमेंशन वैल्यू दिया जाता है इसको डायमेंशन वैल्यू कहते हैं। देखिए ये सब डायमेंशन वैल्यू है। यह डायमेंशन लाइन के ऊपर दिया जाता है और इसको नीचे से या दाहिने साइड से भी हम लोग पढ़ते हैं। छोटे साइज के ड्राइंग शीट में इसका प्रयोग एलाइन सिस्टम का प्रयोग ज़्यादा होता है। देखिए किस तरीके से डायमेंशन लाइन के ऊपर वर्टिकली हमने डायमेंशन वैल्यू को लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम जो है वहाँ पे प्रयोग किया जाता है जहाँ पर बड़े साइज का ड्राइंग शीट होता है। उसको पलट करके पढ़ने में दिक्कत होती है। बड़ा साइज होता है, इतना बड़ा बहुत बड़े साइज होते हैं, तो उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। तो उसमें ये वाला सिस्टम हम लोग प्रयोग नहीं करते। एलाइन सिस्टम में जो डायमेंशनिंग है वो नहीं देते हैं। जब भी बड़े साइज का ड्राइंग शीट होता है उसमें हम लोग यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में ड्राइंग को लिखते हैं। यह यूनिडायरेक्शनल सिस्टम क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए एलाइन सिस्टम में हमने कैसे लिखा हुआ था, यहाँ डायमेंशन लाइन के ऊपर। देखिए ये सब डायमेंशन लाइन के ऊपर है। इसको नीचे से पढ़ सकते हैं आराम से, इसको दाहिने साइड से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में हम केवल नीचे से पढ़ सकते हैं हमेशा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में। अब यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में क्या अंतर है, देखिए इसको अगर मैं 90 को मिटा करके यहाँ डायमेंशन लाइन को काट करके यहाँ बीच में लिख देता हूँ डायमेंशन वैल्यू को। यहाँ 45 को हटा दिया, यहाँ काट करके ये 45 लिख दिया हमने। उसी तरीके से 20 को हटाया, यहाँ बीच में डायमेंशन लाइन को काटा और यहाँ 20 कर दिया। डायमेंशन लाइन के बीच में लिखना है। 10 को हटाया और यहाँ बीच में काट दिया डायमेंशन लाइन को, यहाँ 10 कर दिया। उसी तरीके से यह भी आपका यहाँ जो 60 लिखा हुआ है ये 60 को हटा देना है और यहाँ पे बीच में 60 लिख देना है डायमेंशन लाइन को काट करके। ये 30 को हटाना है और बीच में 30 डाल देना है। ठीक,
30, यह 30 हो गया, यहाँ से 20 हो गया, 20 और यह भी 20 बीच में लिख देते हैं। तो ये जो सिस्टम मैंने उदाहरण दिया, ये आपका यूनी डायरेक्शनल सिस्टम में इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। देखिए एलाइन सिस्टम में क्या था, डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा हुआ था सारे डायमेंशन वैल्यू को। अब इसमें देखिए किस तरीके से बीच का जो डायमेंशन लाइन है इसको काट दिया और जो डायमेंशन वैल्यू है इसको बीच में मैंने कर दिया। ये सॉरी, इस तरीके से नहीं होगा, इसको जब भी लिखना होगा तो ऐसे लिखना होगा। इसको हमेशा, ये हो गया 60, ये हो गया 30 और यह भी 30 और यह 20 और यह 20। ये हमेशा नीचे से पढ़ेंगे। आप देखिए इसको पढ़ने में आसानी हो गया। तो यह है हमारा एलाइन सिस्टम। ठीक है, अंतर समझ में आ गया होगा। एलाइन सिस्टम में हमेशा जो है डायमेंशन वैल्यू को डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा जाता है और यूनी डायरेक्शनल सिस्टम में डायमेंशन लाइन को काट करके डायमेंशन वैल्यू को बीच में लिखा जाता है और हमेशा इसको नीचे से पढ़ा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डायमेंशनिंग टेक्निक के बारे में देखते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब आप लोगों को याद रखना है हमेशा। ड्राइंग बनाते समय अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो ड्राइंग में अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। देखिए क्या क्या है, एरो हेड प्रोजेक्शन रेखाओं से मिला हुआ होना चाहिए। एरो हेड हमेशा प्रोजेक्शन लाइन से मिला हुआ होना चाहिए। देखिए ये जो लाइन खींचा हुआ है ये एक ड्राइंग है। देखिए यहाँ पे एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग में यहाँ देखिए ये लाइन खींचा हुआ है, इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन है इस लाइन को एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं या प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। तो प्रोजेक्शन लाइन से ये जो एरो हेड है हमेशा सटा हुआ होना चाहिए। ये यही कह रहा है, नंबर 1 कह रहा है कि एरो हेड प्रोजेक्शन रेखाओं से मिला हुआ होना चाहिए। मतलब ये जो एरो हेड है इस रेखा से हमेशा टच रहना चाहिए। ठीक है, अगला ये देखते हैं, एरो हेड की माप 3:1 होना चाहिए। एरो हेड का जो माप है, ये एरो हेड है, इसका जो माप है वो हमेशा 3:1 होना चाहिए। इस तरीके से ये देखिए, जैसे ये एरो हेड बनाया मैंने ये, तो यहाँ से ये लंबाई जो है 3 mm होना चाहिए और इसका चौड़ाई 1 mm, ये जो है 1 mm होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये एरो हेड का जो लंबाई है अगर 3 mm है तो चौड़ाई इसका 1 mm होना चाहिए। बहुत सारे लड़के इस तरीके से कर देते हैं, एरो हेड को ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, इसको पूरा डार्क कर देते हैं ऐसे। तो इस तरीके से एरो हेड जो है आपका गलत हो जाता है। एरो हेड जब भी बनाना है तो 3:1 में बनाना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, एरो हेड प्रोजेक्शन लाइन से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। क्या है, एरो हेड प्रोजेक्शन लाइन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब यह है कि यह जो एरो हेड है और यह प्रोजेक्शन लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन से इधर तक नहीं आ जाना चाहिए एरो हेड। ठीक है, हमेशा जो है प्रोजेक्शन लाइन को टच करके ही होना चाहिए। आगे बढ़ा दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, आपका नंबर कटेगा इसमें। जहाँ तक संभव हो किसी व्यू के अंदर माप न लिखें। 4 नंबर है, जहाँ तक संभव है किसी व्यू के अंदर माप नहीं लिखें। देखिए यहाँ पे यह व्यू है, यह एक व्यू है, ये अंदर का पोर्शन ये है, इसके अंदर कोई डायमेंशन नहीं लिखना है। जैसे मैंने यहाँ डायमेंशन 20, 30, 60 लिखा है तो मैं यहाँ ऐसे इसके अंदर नहीं लिख सकता ऐसे कि ये 60 हो गया, ऐसे करके 60 नहीं लिख सकता। अंदर रियर केस में जब कोई चारा नहीं है आपके पास, उस कंडीशन में आप अंदर डायमेंशन लिख सकते हैं, उसके लिए अलाउ है। लेकिन अगर
चारा है आपके पास लिखने का, ठीक है, तो फिर जो है आप बाहर ही लिखें, अंदर नहीं लिखना है। जैसे देखिए मैं इसके अंदर लिख सकता था, देखिए, लेकिन नियम यह है कि हमेशा डायमेंशन वैल्यू को बाहर लिखना है, व्यू के अंदर नहीं लिखना है। ओके। 5 नंबर है, माप लिखते समय माप को मोटा लिखें। जो वैल्यू है ये बहुत सारे लड़के जो है इसको क्या करते हैं, पतला लिख देते हैं, जो जिसको पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं, इसलिए इसको हमेशा मोटा लिखें ताकि कारीगर को, काम करने वाले को पढ़ने में इजी हो, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, अगला 6ठा देखते हैं। डायमेंशन लाइन आपस में टकराना नहीं चाहिए। जो डायमेंशन लाइन है, ये सब डायमेंशन लाइन है, ये सब आपस में टकराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ा वाला पहले लिख दिए और छोटा वाला डायमेंशन बाद में लिखे, तो फिर ये काटना पड़ेगा एक दूसरे को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक ग्रुप का 6ठा देखते हैं। प्रत्येक ग्रुप का चयन करते समय लाइनों की मोटाई ठीक बनाएं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अलग अलग प्रकार के लाइन हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका सेंटर लाइन हो गया, ये ऑब्जेक्ट लाइन हो गया, ये ऑब्जेक्ट लाइन हो गया, है ना। ये आपका एक्सटेंशन लाइन हो गया, ये हमारा डायमेंशन लाइन हो गया, ये एक्सटेंशन लाइन हो गया, या प्रोजेक्शन लाइन हो गया। तो प्रोजेक्शन लाइन हमेशा पतला होता है। ये ISI इंडिया स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जो है हम लोगों को बताया है कि जब भी ये डायमेंशन लाइन हमको खींचना है, हमेशा पतला खींचना है, तो पतला ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डायमेंशन लाइन को मोटा खींच दिया, तो मोटा खींचिएगा तो आपका ड्राइंग गलत हो जाएगा। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट लाइन जो है, ऑब्जेक्ट लाइन हमेशा कैसा होता है, मोटा होता है। तो ऑब्जेक्ट लाइन को मोटा ही खींचना है, और जितना भी ऑब्जेक्ट लाइन आपके ड्राइंग में बना हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट लाइन है, ये जैसे ऑब्जेक्ट लाइन है, तो इसको हमेशा मोटा ही खींचना है। अब देखिए इसमें कई ऑब्जेक्ट लाइन है, ये ऑब्जेक्ट लाइन है, ये है, ये है, ये सब ऑब्जेक्ट लाइन है। तो ऐसा नहीं हो कि इसको पतला कर दीजिए, इसको मोटा कर दीजिए, इसको मध्यम कर दीजिए, इसको डार्क कर दीजिए, इसको हल्का लाइट कर दीजिए, ऐसा नहीं, पूरा बराबर होना चाहिए। अगर जैसा लाइन ये दिख रहा है वैसा ही ये दिखना चाहिए, वैसा ही ये दिखना चाहिए, वैसा ही ये दिखना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ। ठीक है, आइए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर है, किन्हीं दो होल्स के बीच केंद्र से केंद्र तक की दूरी अवश्य दें। जब आप ड्राइंग बनाते हैं और उसमें कई सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे ड्रिलिंग ऑपरेशन हो गया, स्लॉट हो गया, होल हो गया, बड़े बड़े बोर हो गए, तो बोर के से सेंटर टू सेंटर जो है डिस्टेंस ज़रूर देना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे हमने दिया हुआ है, ये देखिए ड्रिल है, यहाँ पे होल है, इस होल का सेंटर मैंने दिया है 30 इधर 30 इधर। ठीक है, उसी तरीके से ये सेंटर टू सेंटर जो है इसका 20 साइज है, यहाँ सेंटर टू सेंटर 20 है। इस तरीके से कोई भी ऑपरेशन है उसका सेंटर जो है आपको ज़रूर दिखाना है, सेंटर टू सेंटर कितना है। आइए 9 नंबर देखते हैं। आउटलाइन तथा सेंटर लाइन को डायमेंशन लाइन के रूप में प्रयोग नहीं करें। जो आउटलाइन और सेंटर लाइन है उसको डायमेंशन लाइन के रूप में प्रयोग नहीं करना है। मतलब यह है कि जैसे ये आउटर लाइन है, आउटर लाइन या ऑब्जेक्ट लाइन, तो इसी को हम डायमेंशन लाइन के रूप में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं दिखा सकते, ऐसे या ऐसे नहीं करके आप ऐसे भी नहीं दिखा सकते, यहाँ पे एरो हेड नहीं कर सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। या यहाँ जो है अंदर जो है हम नहीं लिख सकते, या इसको सेंटर लाइन को आगे एक्सटेंड करके सेंटर लाइन ही और डायमेंशन आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, वैसे ही 10 नंबर है, होल्स, स्लॉट इत्यादि की लोकेशन फिनिश सतह से देना चाहिए। देखिए एक हमारा यहाँ पे ये फिनिश सतह हमने मान लिया है, और यहीं से सारा डायमेंशन दिया हुआ है। यहाँ से जो है 90, यहाँ से इस होल का सेंटर 45, ठीक है, यहाँ से इसका सेंटर 20, यहाँ से इसका सेंटर 10। ये फिनिश सतह है, फिनिश सतह से ही सारा डायमेंशन देना चाहिए। ठीक है, आगे
11 नंबर, सेक्शनल एरिया में डायमेंशन नहीं लिखना चाहिए। जो सेक्शनल एरिया होता है, जैसे सपोज के मैंने एक यहाँ पे सिलेंडर बनाया है, सिलेंडर को हमने काटा हुआ है ना, ये कटा हुआ है, तो हमको यहाँ पे डायमेंशन नहीं लिखना है। जैसे 550 इसके अंदर नहीं लिख करके हमें जब भी लिखना है तो यहाँ पे इसका डायमेंशन देना है, ऊपर देना होता है। ये सेक्शनल एरिया में लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सेक्शनल एरिया में लिखते हैं डायमेंशन वैल्यू को तो गलत हो जाएगा। जब भी आपको लिखना होगा डायमेंशन वैल्यू को तो आगे बढ़ा करके एक्सटेंशन लाइन को, फिर डायमेंशन लाइन दे करके उसके ऊपर लिखना है। सेक्शनल एरिया में नहीं लिखना है। सेक्शनल एरिया का मतलब कटे हुए भाग में आपको डायमेंशन वैल्यू को नहीं लिखना है, ठीक है। 12 नंबर, सभी डायमेंशन में एकरूपता होनी चाहिए। ये जो मैंने डायमेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ये सब में एकरूपता होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मोटा बना दिए, कोई पतला बना दिए, कोई बड़ा बना दिए, कोई छोटा लिख दिए। तो ऐसा जो डायमेंशन वैल्यू आपको नहीं लिखना है। सभी एक समान डायमेंशन वैल्यू होना चाहिए। जैसे डायमेंशन वैल्यू को आप लिखते हैं 2 mm हाइट में, तो टोटल ड्राइंग में जितना भी डायमेंशन वैल्यू आप लिख रहे हैं मोटा और 2 mm हाइट में ही होना चाहिए, ठीक है। 13 नंबर देखते हैं, कभी भी एक व्यू से दूसरे व्यू तक सेंटर लाइन को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक व्यू बनाया है, अब इसी का दूसरा व्यू मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए ये सपोज के फ्रंट है, अब मैंने यहाँ पे इसका दूसरा व्यू बना दिया। अब सेंटर लाइन को ऐसा नहीं कि पूरा यहाँ से एक्सटेंड कर देना है, ये सेंटर लाइन पूरा ऐसे एक्सटेंड करना है, ये सेंटर लाइन ऐसे एक्सटेंड करना है, तो ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। जब भी सेंटर लाइन इसका दिखाना है तो इससे इस लाइन से 5 mm ऊपर ही जाना चाहिए, 5 mm ऊपर तक, इस लाइन से 5 mm नीचे तक जाना चाहिए। पूरा नहीं कि यहाँ से आप पूरा लेकर के आ रहे नीचे तक, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेंटर लाइन को कभी भी दूसरे व्यू में एक्सटेंड नहीं करना है। आइए देखते हैं 14 नंबर, हिडन लाइंस की डायमेंशन नहीं दिखाना चाहिए। ड्राइंग में जो भी छुपा हुआ भाग है हिडन लाइन है। सपोज कि मेरे पास ये एक ड्राइंग हो गया, ये हिडन लाइन हो गया। यहाँ पे हिडन लाइन मतलब डॉटेड लाइन, ये सेंटर लाइन हो गया। तो यहाँ हिडन लाइन का आपको डायमेंशन नहीं दिखाना है। ये दूसरे व्यू में आप दिखा सकते हैं इसको, लेकिन हिडन लाइन में कभी भी नहीं दिखाना है, ठीक है। ये रूल है, ये नियम है, इसको आपको फॉलो करना है। आइए 15 नंबर देखते हैं, लीडर लाइन का कोण 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री पे होना चाहिए। लीडर लाइन कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, पहले ये समझना होगा। जब ड्राइंग में हमें कोई शॉर्ट टिप्पणी लिखना होता है, कोई नोट लिखना होता है, तो वहाँ पे हम लोग लीडर लाइन का प्रयोग करते हैं। लीडर लाइन इस तरीके से होता है, ऐसा देखिए, ऐसा, ये लीडर लाइन है। इसका प्रयोग जो है हम लोग हमेशा टिप्पणी या शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए करते हैं। और यह 30 डिग्री से, यहाँ से अगर आप इसका डिग्री देखते हैं तो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट लाइन से 16 नंबर है, ऑब्जेक्ट लाइन से डायमेंशन लाइन 8 से 10 मिलीमीटर होना चाहिए। ये जो
ऑब्जेक्ट लाइन है और ये पहला डायमेंशन लाइन है, इसके बीच की दूरी जो है हमेशा 10 mm से कम नहीं होना चाहिए, 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन से डायमेंशन लाइन को बिल्कुल सटा के लिख देते हैं, 4 mm, 5 mm, 3 mm डायमेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के बीच का जो गैपिंग होता है वो रखते हैं। तो यह रूल नहीं है। जब भी आपको डायमेंशन लाइन खींचना है तो हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन से 10 mm दूरी पे देना चाहिए या 8 mm दूरी पे देना चाहिए, इससे कम आपको नहीं देना है, ठीक है। 17 नंबर, नोट हमेशा हॉरिजेंटल में लिखना चाहिए तथा अंडरलाइन किया हुआ होना चाहिए। जो भी नोट आप लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मुझे नोट तो हम लोग ये लीडर लाइन दे करके लिखते हैं, और यहाँ पे कोई नोट लिखना है, जैसे क्रोम प्लेटिंग लिखना है, क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग, तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग अंडरलाइन इसको किए हुए हैं, ठीक है। तो जब भी हमें नोट्स लिखना है उसको अंडरलाइन कर देना है, चाहे कोई भी नोट्स हो। जैसे या ड्राइंग बनाने के बाद जो है, यहाँ देखिए मिलीमीटर नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, देखिए नहीं लिखा हुआ है ना। तो जब हम ड्राइंग बना लिए इसको और समझ में नहीं आ रहा है कि मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर है, तो हमें यहाँ पे मिलीमीटर हर जगह नहीं लिखना है, हमें एक जगह नोट करके NOT नोट करके लिखना है कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, नोट करके ऐसे NOTE नोट, और यहाँ लिखना है ऑल डायमेंशन आर इन mm, और इसको अंडरलाइन कर देना है। ये नोट है ना, तो हमेशा नोट को अंडरलाइन किया हुआ होना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ। ड्राइंग जिस स्केल में बना है उसे अवश्य लिखें। 18 नंबर है कि ड्राइंग जिस स्केल में बना है उसको अवश्य लिखना है आपको। जैसे स्केल का क्या मतलब हुआ, बहुत सारे मशीन पार्ट जो होते हैं बहुत बड़े बड़े साइज़ में होते हैं, 3 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, तो इतना बड़ा बड़ा पेपर तो ड्राइंग बनाने के लिए मिलेगा नहीं। तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसको स्केलिंग कर लेते हैं। या घड़ी का पार्ट्स है, छोटा छोटा होता है, उतना छोटा हम ड्राइंग बना नहीं सकते हैं, तो हम लोग उसको एक स्टैंडर्ड स्केल मान करके उसको बना लेते हैं। जैसे 100 mm है तो उसको हम 10 mm मान सकते हैं, है ना। तो 10/100 हो जाएगा उसका स्केल। इस तरीके से हम लोग स्केल का प्रयोग करते हैं। हमेशा स्केल का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने स्केल नहीं फॉलो किया है तो वहाँ पे आपको NTS लिखना है। NTS का मतलब नॉट टू स्केल लिखना है, या स्केल में नहीं है, ठीक है। और स्केल एक पूरा चैप्टर है, यह एक चैप्टर है जिसे आने वाले ड्राइंग क्लास में मैं आप सभी को समझाऊंगा कि स्केल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, स्केलिंग किसी ऑब्जेक्ट का या किसी मशीन पार्ट का क्यों करते हैं। या आने वाले जो लेक्चर होगा मेरा उसमें मैं आप सबको दे दूंगा। और देखते हैं 19 नंबर, डायमेंशन का कार्य सफाई और सुंदरता के साथ करें। जो भी डायमेंशनिंग कर रहे हैं वो हमेशा साफ सुथरा और सुंदर होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि मज़दूर या टेक्नीशियन ड्राइंग को पढ़ करके ही काम करते हैं। अगर उन्हें ड्राइंग पढ़ने में इधर उधर भटकना पड़े, उनको समझ में नहीं आए, दूसरे जगह दूसरे से पूछना पड़े, तो टाइम लॉस होता है फैक्ट्री का, ठीक है, फैक्ट्री का टाइम लॉस होगा। इसलिए हमेशा जो है ड्राइंग को साफ और सुंदर बनाएं, जिससे समय की बचत हो, काम करने वाले को दूसरे से पूछना नहीं पड़े। 20 नंबर, अनावश्यक डायमेंशन को ड्राइंग में नहीं दे। यहाँ देखिए 20 नंबर है,
अनावश्यक डायमेंशन को ड्राइंग में नहीं देना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये 1:30 जो है अनावश्यक डायमेंशन है, इसको हमें ड्राइंग में नहीं देना चाहिए, इसको मिटा देना चाहिए। ये अंडरस्टूड होता है। क्यों अंडरस्टूड है इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए ये पूरा जो है ड्राइंग का चौड़ाई कितना है, इसका हाइट 60 mm है। देखिए 60 mm, और इसका सेंटर हमने 30 mm दिखा दिया है यहाँ पे। ठीक, यहाँ 30 mm दिखा दिया है, तो ये अंडरस्टूड है कि यह 30 ही होगा, दूसरा डायमेंशन नहीं होगा, इसलिए यह अनावश्यक डायमेंशन हो गया, इसको हमें ड्राइंग में नहीं देना है। ठीक है, कोई भी अनावश्यक डायमेंशन है उसको ड्राइंग में हमको नहीं दिखाना है। 21 नंबर, सर्कल की डायमेंशन हमेशा उसके डाया या रेडियस या आर्क द्वारा दिया जाता है। सर्कल की डायमेंशन देखिए, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये सर्कल होगा, इसका डायमेंशन देना है तो हमेशा इसके डाये से देना है। आप यहाँ से ऐसे निकाल करके फाई 50 कर सकते हैं, या ऐसे आपको रेडियस का डायमेंशन देना है, कोई रेडियस है यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे यहाँ इसका लीडर लाइन दे करके यहाँ लिख सकते हैं R25 चाहे R30, R जितने का रेडियस है वहाँ पे आप रेडियस को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन 22 नंबर देखते हैं। डायमेंशन हमेशा एक ही सिस्टम में करना चाहिए। आपने देखा कि डायमेंशन का सिस्टम जो है दो होता है, एक एलाइन सिस्टम और एक यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो हमेशा आपको एक ही सिस्टम को फॉलो करना है, या तो आप एलाइन सिस्टम को फॉलो करो और नहीं तो आप यूनिडायरेक्शनल सिस्टम को फॉलो करो। एक खिचड़ी नहीं पका देना है, इसमें कहीं एलाइन लिख देना, कहीं यूनिडायरेक्शनल लिख देना है, तो इस तरीके से आपका ड्राइंग गलत हो जाएगा। जब भी आपको डायमेंशनिंग करना हो तो किसी एक ही सिस्टम को फॉलो करना है, चाहे एलाइन सिस्टम हो या यूनिडायरेक्शनल सिस्टम हो। ठीक है, एलाइन सिस्टम में कैसे डायमेंशनिंग करना है मैंने बता दिया है, और यूनिडायरेक्शनल में कैसे करना है वो मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं 23 नंबर। ड्राइंग में हर जगह लेंथ का यूनिट नहीं लिखा जाता है। देखिए बहुत मेन चीज़ है, बहुत सारे लड़के इस तरीके का यूनिट लिख देते हैं, जैसे यहाँ 90 लिखा हुआ है तो यहाँ 90 mm, यहाँ 45 लिखा हुआ तो यहीं पे 45 mm लिख दिए, यहाँ 20 mm है तो 20 mm लिख दिए, यहाँ 10 mm है तो 10 mm लिख देते हैं, उसी तरीके से यहाँ 60 mm है तो 60 mm लिख देते हैं, सब में यूनिट लिख देते हैं। इससे ड्राइंग की क्लैरिटी जो है ख़त्म हो जाती है और ड्राइंग देखने में गंदा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। इसीलिए जब भी हम ड्राइंग को बनाएं तो डायमेंशन वैल्यू के साथ उसका यूनिट नहीं लिखना है। यूनिट लिखने के लिए नीचे ड्राइंग बनाने के बाद नोट में ऑल डायमेंशंस आर इन mm लिखना होता है। सभी डायमेंशंस mm में है ना, सभी डायमेंशन सेंटीमीटर में है। कभी भी यहाँ पे आपको नहीं लिखना है यूनिट को। ठीक है, अगला ये देखते हैं 24 नंबर। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद ऑल डायमेंशंस आर इन mm लिखें। देखिए यही बात है जो बता चुका हूँ मैं। 25 नंबर, एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन से 2 मिलीमीटर से अधिक नहीं निकलना चाहिए। ये जो एक्सटेंशन लाइन है यहाँ देखिए, यह एक्सटेंशन लाइन है, ये डायमेंशन लाइन हो गया, ये डायमेंशन लाइन हो गया ये वाला, और ये एक्सटेंशन लाइन हो गया। कभी भी यह 2 mm से ज़्यादा ये ऐसे नहीं निकलना है। ठीक है, हमेशा 2 mm से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। इस एरो हेड के पॉइंट से ये 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लड़के इस तरीके से ऐसे निकाल देते हैं तो ड्राइंग देखने में गंदा लगने लगता है। अगर ड्राइंग में आपको अच्छे मार्क्स
उठाने हैं, आपके मन में है कि ड्राइंग में मुझे भी 50 में 50 है, 50 में 45 है, 46 है, 47 नंबर है, तो आपको भी इन सभी बातों को फॉलो करना है और इन सभी बातों को दिमाग में रखना है। जहां आपको समझ में नहीं आए कमेंट में आप ज़रूर पूछेंगे, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर हमारे लेक्चर्स, हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक आपको पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और यह जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है यह पार्ट 2 के अंतर्गत पढ़ाया है। पार्ट 1 का जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए।